नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी। हमारी कोशिश है कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली उन दुश्वारियों यानी कि जो बीमारियां हैं उनसे उन माहिरीन को रूबरू कराते हुए आपको उन दुश्वारियों से दूर किया जा सके। हमारी कोशिश ये भी है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए माहिरीन के बताए हुए नुस्खे और उनके बताए हुए उपाय हैं उस पर आप अमल करते रहें तो आपकी ज़िंदगी खुशगवार होती रहेगी। और उम्मीद करते हैं नाज़रीन कि ये प्रोग्राम आपके लिए, आज का ये प्रोग्राम बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं साइकेट्री के बारे में। साइकेट्री इंसान को किस तरीके से जोड़ती है और इसमें ह्यूमन बिहेवियर एक क्या अहम रोल अदा करता है और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इस ज़ुमरे में आती हैं, यानी साइकेट्री जिसको हम साइको एनालिसिस भी कहते हैं, ये डॉक्टर भी करते हैं। आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान के जाने माने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अलीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। हम आइए उनका इस्तकबाल करते हैं और इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम। और बहुत खैर मकदम खदीजा टीवी पर, और मेरे लिए भी बाइस फ़ख्र है कि हम आज इस गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें सबसे ज़्यादा फोकस तो मैं इस चीज़ पे देना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे रोग जिनका इलाज संभव है, ऐसे मरीज़ जिनको अगर डॉक्टर तक पहुँचाया जाए तो वो ठीक हो जाएं, वो सिर्फ इस डर से कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना है और अब हमारी दवा ज़िंदगी भर की हो गई और हम कुछ नहीं कर पाए। चलिए हम इस पहलू को आएंगे। हमारा पहला सवाल ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि साइकेट्री को हम कैसे एलोबरेट करेंगे, कैसे हम इसको परिभाषित करेंगे, अगर हम आम ज़बान में कहें, लोगों तक पहुंचाएं कि हाँ साइकेट्रिक इस पहलू पर आती है और ये बीमारी और ये अमराज इसके ज़ुमरे में आते हैं। जी, अगर बिल्कुल मोटी मोटी बात करें लेमन टर्म्स में तो मेडिसिन की ब्रांच हो गई साइकेट्री। मेडिसिन की एक ऑफशूट है जो कि दिमाग यानी ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स पे, जिस पे हम रिसर्च करते हैं, जिसका इलाज करते हैं। न्यूरो सर्जरी यानी ब्रेन की सर्जरी हो गई। न्यूरो मेडिसिन या न्यूरो फिजिशियन जो लोग होते हैं वो स्ट्रोक हो गया, लकवा फालिश हो गया, इस तरह की जो बीमारियां हैं उनको डील करते हैं। न्यूरो साइकेट्रिस्ट जो ब्रेन की वजह से बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं उसको स्टडी करते हैं। तो हम लोग का जो बेसिक फील्ड ऑफ स्टडी है वो है ह्यूमन बिहेवियर। इसके बारे में हम रिसर्च करते हैं, इसके बारे में एनालिसिस करते हैं और इसके ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ईयर्स बहुत सारे सिम्टम्स को डिलिनेट किया गया, आइडेंटिफाई किया गया और एक इसकी जो मैनुअल है इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, ये WHO की तरफ से एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड एक मैनुअल है। तो उसमें जो सिम्टम्स हैं उनको क्लब करके एक सिंड्रोम बनाया जाता है कि इस तरह के 5 सिम्टम, इस तरह के 10 सिम्टम अगर मिल जा रहे हैं तो ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर बन रहा है। तो इस तरीके से साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस फ़िलहाल के हिसाब से करी जाती है जी। तो इसमें हम लोग को इसका जो बहुत सेट पैटर्न मौजूद है, जब इसलिए डॉक्टर की ट्रेनिंग होती है तो ये सब चीज़ें हमको पढ़ाई जाती हैं। तो इसमें जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने की है कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं, इसके बारे में हमको चर्चा करना चाहिए और उसका इलाज कैसे संभव है। तो उससे पहले मोटी मोटी बातें बता दूं कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स 2 मेजर वैरायटी, एक तो हो गया, पहले कहा जाता था कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स और सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स। ये क्लासिफिकेशन अब डिबंक्ड हो गया है, बट मोटे तौर पे ऐसी चीज़ें जो आम तौर पे हमारे बिहेवियर में होती हैं, जैसे आप खुश भी होते होंगे, उदास होते हैं, गुस्सा आता है आपको। जी बिल्कुल। तो ये नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस, ये अगर कम ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं हमारे अंदर, इसकी परसेंटेज बढ़ रही है और इसकी वजह से हमारा जो रूटीन था, जो लोगों से मिलना जुलना, अपनी सोसाइटी में फंक्शन करना, अपना ऑक्यूपेशन सही से कर पाना और अपना सेल्फ एस्टीम और सेल्फ मोरल को मेंटेन कर पाना, तो ये चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं बिकॉज ऑफ कि गुस्सा, खुशी, उलझन, बेचैनी, ये चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हैं। तो ये कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स कहे जाते थे। ये बड़े आम से डिसऑर्डर्स हैं। 10 से 20% स्टडीज़ में है कि अगर 100 लोग हैं, अगर आप 100 लोग को जानते हैं तो उसमें से कम 10 लोग को ये समस्या है या रह चुकी है। तो ये इतनी कॉमन डिसऑर्डर है। 10 to 20% एक बहुत ही कॉमन चीज़ कही, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर्स हो गए। दूसरा हो गया सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स, जिसमें कि आदमी का जजमेंट बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है,
या तो आप बिल्कुल चीख चिल्ला रहे हैं, या सड़कों पे भाग रहे हैं, या कपड़े रखने हैं अपने ऊपर नहीं रखने हैं, तो जो सोशल जो हमारे क्वेश्चन है वो पूरा लॉस हो जाता है, और हम बिल्कुल अजीब सी ऐसी हरकत करने लगते हैं जिसको कि पहले लोग बोलते थे कि पागल हो गए हैं। और इसी चीज़ के कारण इतना स्टिग्मा साइकियाट्री से अटैच्ड है, जबकि ये बहुत छोटा पोर्शन है साइकियाट्री का। इस वजह से लोग साइकियाट्रिस्ट के पास आने से डरते हैं। अगर एक बार गए तो हमको पागल कह दिया जाएगा, या हमें ऐसी दवा दे दी जाएगी जो हमको ज़िंदगी भर खानी होगी, ये बहुत या हमको सुलाते रहेंगे डॉक्टर साहब जो हैं। तो ये बहुत ही मिथ्स हैं, बहुत ही गड़बड़ चीज़ें हैं जो ये फैल गई हैं लोगों में, और इसको आपके चैनल को और हम सबको इस चीज़ को हटाने की ज़रूरत है कि इस चीज़ का सही इलाज है वो सही तरीके से किया जाए। हम क्यों किसी को एडिक्ट बनाएंगे या किसी को परेशान करने वाली दवा लिखेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर ऐसा है तो इलाज सही नहीं हो रहा, उसको फाइन ट्यून करके हम लोग सही कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को कैसे चेंज करना है, कैसे चेंज होता है, और उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो एक निकल के आता है वो डिप्रेशन। हर आम आदमी अपनी गुफ्तगू में, अपनी बातचीत में ये कहता है कि यार वो डिप्रेशन के शिकार हो गए। तो ये डिप्रेशन क्या है? उदासी सबको होती है भाई, नंबर ख़राब हो गए, घर में किसी की डेथ हो गई, कहीं बिजनेस में सेटबैक हो गया, तो हमारे अंदर उदासी वाली फीलिंग आती है। तो ये एक यूजुअल सी उदासी है, ये कुछ दिन बाद अपने आप चली जाती है। आप दोस्तों से मिले, लोगों ने आपको सांत्वना दी, लोगों ने आपका गम बांटा, और उसके बाद ये चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो गई। तो ये इमोशंस आए और इसको हमने धीरे धीरे अपने आप से कंट्रोल कर लिया, या वक्त के साथ वो ख़त्म हो गए। डिप्रेशन इसी चीज़ का हाईली एग्जैजरेटेड फॉर्म है। कोई ऐसा कारण नहीं था कि हम उदास हों, लेकिन उदासी आ रही है। उदासी इतने परसेंटेज में आ रही है, इतनी ज़्यादा आ रही है कि हमारा नींद डिस्टर्ब हो गई, हमारा सोचने का ढंग ख़त्म हो गया, हमको हर चीज़ में नेगेटिविटी नज़र आ रही है, और हमने काम करना छोड़ दिया, लोगों से मिलना छोड़ दिया, हम चिड़चिड़ा रहे हैं, खाना पीना छूट गया, और हमारा पूरा का पूरा जो साइको सोशल सिस्टम है वो गड़बड़ा गया। तो जब इस थ्रेशोल्ड को पार कर जाती हैं ये फीलिंग्स, और कम से कम 15 दिन के लिए जब हो जाए ऐसी चीज़, तब इसको हम लोग डिप्रेशन एज अ डायग्नोसिस बोलते हैं। कन्फ्यूजन क्या होता है कि लोग डिप्रेशन एज अ डिसऑर्डर और डिप्रेशन एज अ यूजुअल फीलिंग इसको मिक्स कर देते हैं, और वहीं से सारी चीज़ों में कमी निकलनी शुरू हो जाती है कि मुझे तो थोड़ा सा डिप्रेशन था, मुझे ज़्यादा से डिप्रेशन था। इसका फिक्स क्राइटेरिया मौजूद है जो मैंने बताया, क्लासिफिकेटरी सिस्टम, उसको फॉलो करते हुए अगर आपको डायग्नोजेबल डिप्रेशन है तो उसका या तो साइकोथेरेपी या दवा के ज़रिए बहुत ही सफल इलाज मौजूद है, उसको करना चाहिए। डिप्रेसिव फीलिंग्स अगर आ रही हैं तो वो आम तौर पे वक्त के साथ अपने आप ठीक हो जाएंगी, जैसे सबको होती हैं। नहीं, आपने बताया डिप्रेशन को साइकोलॉजी से, मतलब अगर हम सोशल उसमें स्टिग्मा में देखें, हम उसको सोशल ऑरे में देखें, तो अक्सर करके जो ख़ानदान के बीच की रिलेशनशिप होती है, मसलन हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो ये क्या इस तरह के बिहेवियर को चेंज करता है, या डिप्रेशन यकीनी तौर पे किसी एक बीमारी के कारण होता है, या इसको सोशल उससे भी जोड़ा जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसको बहुत ही ध्यान से सब लोग सुने। हमारे जो ह्यूमन डिजीज़ेज़ हैं उसके दो पार्ट हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़। कम्युनिकेबल मतलब इन्फेक्शियस एजेंट से जो होती हैं, जो छूत की बीमारी मुझे हुई वही आपको हो गई, मच्छर ने मुझे काटा, मलेरिया और फिर उधर से ढूंढ के वो टाइफाइड हो गया, या खाने से चला गया, तो ये इन्फेक्शियस डिसीजेज़ हो गई। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज़ मतलब जिसमें हार्ट की बीमारी, जिसमें सांस की बीमारी, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, उसी कैटेगरी में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ये सारे साइकियाट्रिक सिंड्रोम्स उसमें आते हैं। ये एनसीडीज जिसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज़, मतलब जो टारगेट ऑर्गन था वो गड़बड़ हो गया, हमारे हार्ट की जो नलियां हैं उसमें फैट जमा होने लगा, उसके बाद एंजाइना हुआ और हार्ट का दर्द शुरू हो गया, बीमारी हो गई, या हमारी नसें सख्त हो गई और हमारा बीपी बढ़ने लगा। इंसुलिन का हमारा रेगुलेशन गड़बड़ हो गया तो हमें डायबिटीज़ हो गई। ठीक, तो ठीक इसी को एक्स्ट्रापोलेट करिए, ब्रेन जो हमारा फंक्शन करता है, ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, उसकी जो फंक्शनल यूनिट है, तो बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं लाखों लाख में, वो एक दूसरे से मिलते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग नेटवर्क बोलते हैं, न्यूरोनल नेटवर्क्स। जैसे कि आपकी बिजली के सर्किट होते हैं या कंप्यूटर में सर्किट्स होते हैं, ब्रेन में अलग अलग तरीके के सर्किट्स हैं। ये सर्किट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इंटरनली कम्युनिकेट करते हैं, और इस सर्किट की वजह से हमारा इमोशनल आउटपुट, बिहेवियरल आउटपुट तय होता है। जैसे कि इसको अगर बहुत मोटे तरीके से देखा जाए कि अगर आपके सर में चोट लग जाए और एक ब्रेन का एरिया में क्लॉट हो जाए,
तो उस ब्रेन के एरिया से मान लीजिए वो हमारे हाथ का था तो हाथ में हमारे लकवा आ जाएगा, ठीक है। ब्रेन में एक चोट लगी, उसके कारण लकवा आ गया। ये मोटी चोट थी। अगर हम उसको और बारीक लेवल पे ले जाएं, हमने जो न्यूरोनल नेटवर्क की वजह से जो फंक्शनल सर्किटरी है, जो इलेक्ट्रिक आउटपुट निकलता है, वो हमने हल्का सा चेंज कर दिया। जैसे कि हमारा तार नहीं टूटा, लेकिन तार के अंदर जो वोल्टेज चल रही थी वो गड़बड़ा गई। तो वोल्टेज तो अब हम सीटी भी कर रहे हैं, एमआरआई भी कर रहे हैं उसमें, क्योंकि तार टूटा नहीं, सीटी एमआरआई नॉर्मल आएगा। सीटी एमआरआई नॉर्मल है, लेकिन क्योंकि अंदर फ्लक्चुएशन वोल्टेज या करंट का है, तो हमारा आउटपुट गड़बड़ हो गया। तो आउटपुट हमारा बिहेवियर था, हमारा बर्ताव गड़बड़ाने लगेगा। तो वो जो बर्ताव गड़बड़ाता है तो उसमें क्या होने लगता है, उदासी की फीलिंग, हम हेल्पलेस हैं ये फीलिंग, हमें किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा है, एनर्जी कम लग रही है, सेक्सुअल ड्राइव कम हो गई, खाने की टेंडेंसी कम हो गई, सुस्त पड़े हुए हैं। तो ये सारे ब्रेन के न्यूरोबायोलॉजी में चेंजेस हुए, उसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, ये सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं जी। लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स भी इस चीज़ को मिस कर देते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी प्योरली बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जितना कि डायबिटीज़ और जितना हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो जब टारगेट ऑर्गन में गड़बड़ी हुई, टारगेट आउटपुट हमारा जो था बिहेवियर गड़बड़ा गया, तो वो बिहेवियर जिस दिशा में गड़बड़ाया, डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर, साइकोसिस, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो ये अब जो हमारा सबका ब्रेन अलग अलग है, सबका जो बनावट है अलग है, तो बहुत सारी चीज़ें हमने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करी हैं। तो कुछ लोग का थ्रेशोल्ड टू क्रॉस इनटू डिप्रेशन कम होता है, तनाव झेलने की क्षमता जिसमें कम होती है उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी ज़्यादा होगा, ठीक। तो जो आप, मैं उस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ जो आप बोल रहे थे कि सामाजिक कारणों से जो डिप्रेशन होता है जी। सामाजिक कारण में डालिए 10 लोगों को, तो एक ही 2 लोग उसमें इस तरह से रिएक्ट करेंगे, 8 लोग जो है उसमें से सही से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन में स्ट्रेस टॉलरेंस ऑलरेडी इनेटली बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो हमने वो टिपिंग पॉइंट तक नहीं गए, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर को उन्होंने झेल लिया और वापस आ गए। जिसका ये थ्रेशोल्ड टू स्ट्रेस टॉलरेंस कम था, प्रेशर बढ़ाया, वो उसमें डिप्रेशन और एंजाइटी वाले सिम्टम चालू हो गए। अब हम सिर्फ इससे डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो डिप्रेशन के लिए क्या कुछ ऐसा क्लिनिकल साइको एनालिसिस है कि जिसके ज़रिए से विदाउट मेडिसिन किसी पेशेंट को उसको एनालिसिस करके और उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है? फिर मैं एनसीडी वाले मॉडल पे आऊँगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे कि बीपी और शुगर बिना दवा के ठीक नहीं होता है, वैसे ही अगर सीवियर डिप्रेशन है तो बिना दवा के ठीक नहीं होगा। ये अपने दिमाग में बात डाल लीजिए, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा है ये समझ लीजिए। यकीनन अब ये पॉइंट आपको बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि डॉक्टर साहब जिस पहलू पर हम क्वेश्चन किया है उस पहलू को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि एक एक पॉइंट है शायद आप मिस कर रहे हैं, इस पहलू को आप बहुत गौर से सुने। जी डॉक्टर साहब। जी, तो अगर सीवियर डिप्रेशन है तो दवा खा के ही ठीक होगा, वो बिना दवा खाए ठीक होगा ही नहीं जी। कन्फ्यूजन इसमें क्या होता है कि लोग चाहते हैं बिना दवा के ठीक हो। जैसे कि आप अगर डायबिटीज़ है, बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है, माइनर हल्की डायबिटीज़ है, आप खूब अच्छे से एक्सरसाइज करिए, डाइट करिए, डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है, बॉर्डर लाइन डायबिटीज़। तो अगर हल्का डिप्रेशन है तो आप उसको अन्य तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बीपी बढ़ा था, हमने अपना लाइफस्टाइल सेट कर लिया, सोने उठने का और डाइट वाइट सब सेट कर ली, रेड मीट हटा दिया और नमक थोड़ा कम कर लिया, बीपी हमारा मेंटेन हो गया। अगर आपको प्योर ज़्यादा अगर ये डिसऑर्डर आ गया है फिर वो दवा के बिना नहीं जाता है। तो वैसे ही डिप्रेशन की कैटेगरीज हैं। हल्का डिप्रेशन कई बार अपने आप बिना इलाज के ठीक हो जाता है, जिसको माइल्ड डिप्रेशन बोलते हैं। मॉडरेट डिप्रेशन या सीवियर डिप्रेशन, फिर वहाँ तो दवा की ज़रूरत पड़नी है। तो दवा से डिप्रेशन ठीक होता है। अगर आप डिप्रेशन की दवा नहीं करते हैं तो उसका नेचुरल कोर्स जो एक सिंगल डिप्रेशन एपिसोड का कहा जाता है वो 6 महीना से 9 महीना से 12 महीना, मतलब 6 महीने साल भर में डिप्रेशन का एपिसोड अपने आप ठीक होगा। तो अगर आपको इलाज नहीं करना है तो आप ना करें, साल भर आप डिप्रेशन में डूबे रहेंगे, उस साल की आप पूरी अपनी एक्टिविटी खो देंगे, सोशल आउटकास्ट हो जाएंगे, समाज से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद हो सकता है आपका डिप्रेशन ठीक हो जाए। तब तक आप इतनी क्राइसिस में आ चुके होंगे कि आपकी परेशानी और आगे बढ़ ही जाती है। ठीक है, तो दवा से बिल्कुल नहीं भागना है, दवा का सही इस्तेमाल ज़रूरी है। कोई भी दवा अच्छी नहीं है, कोई भी दवा ख़राब नहीं है। अगर सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो दवा बहुत बढ़िया है, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर चीज़ की दवा में दिक्कत है। इनफैक्ट लोग हमको आके ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब दवा खाएंगे तो साइड इफ़ेक्ट होगा। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ, आप ये बताइए, आप खाना खाते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट होता है? कि अगर आप भाई फैटी मील खाएंगे तो आपको कार्डियक इलनेस हो जाएगी।
या आप सड़क पे चल रहे हैं तो उसका भी तो साइड इफेक्ट है, कल को कोई आएगा मुझे टक्कर मार देगा। वाह, तो ये साइड एक अच्छा इफेक्ट जवाब किस है। चीज़ में नहीं है? साइड इफेक्ट हर चीज़ में है। डॉक्टर की ट्रेनिंग इसलिए है कि हम ऐसी दवा आपको ना दें कि वो साइड इफेक्ट आपको हो। हमने उस दवा को बहुत ही फाइन ट्यून करके अगर आपके हिसाब से लिखेंगे तो ऑलमोस्ट चांसेस हैं कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। चलिए डॉक्टर साहब, ये बात तो हो गई डिप्रेशन को, कि जिस तरह से बगैर मेडिसिन के कुछ बीमारी सही की जा सकती है और कुछ नहीं, यानी डिप्रेशन में जो एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ जाए। हाँ, इसमें एक चीज़ और जोड़ दूँ कि जिस चीज़ को जो एम्पेरिकली प्रूवन है वो है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी मतलब काउंसलिंग का एडवांस फॉर्म है जिसमें कि जो थॉट प्रोसेसेस को चेंज करने की ट्रेनिंग हम मरीज़ को देते हैं जी। कि आपको ये सोच बढ़ानी है, ये घटानी है। इसके लिए जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इस चीज़ के लिए ट्रेंड होते हैं कि हमने ब्रेन में बार बार वो चीज़ को रिपीट करते करते अपने आप को उस चीज़ के लिए ट्रेन कर लिया। तो साइकोथेरेपी जो CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये डिप्रेशन में सबसे अच्छी चीज़ मानी गई है। नॉन फार्माकोलॉजी मतलब बिना दवा के इलाज करना। तो इसका भी रोल डिफाइंड है। माइल्ड डिप्रेशन में दवा का बहुत अच्छा रोल नहीं है, साइकोथेरेपी का अच्छा रोल है। आप साइकोथेरेपी दीजिए, उससे भी मरीज़ आपका काबू आ जाएगा। डिप्रेशन अगर सीवियर होता जा रहा है तो दवा की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है और साइकोथेरेपी या CBT एड ऑन होती जा रही है कि मेन चीज़ हमारी दवा है, उसको सपोर्ट कर रही है साइकोथेरेपी। ये बहुत अच्छा जवाब, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम किस जगह पे मेडिसिन को छोड़ बगैर किसी डॉक्टर के सलाह के बातचीत। तो आज भी आप देखते हैं कि मेडिकल लाइन में हर आदमी अब डॉक्टर बनता है उस तरीके से। डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं एंजाइटी के ऊपर, तो ये भी एक कॉमन फैक्टर है कि एंजाइटी की भी बात आप करें तो हर आदमी बोलता है कि मुझे नींद नहीं आ रही और ये चिड़चिड़ापन शुरू हो गया। तो एंजाइटी के बारे में भी आप हमारे तमाम नाजरीन को बताएं और उससे किस तरीके से बचा जा सकता है। देखिए, एंजाइटी अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में बोले तो उलझन हम सबको होती है। उलझन एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है कि घबराहट हो रही है, भाई रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं अच्छा होगा ख़राब होगा, या हमारे कहीं किसी ने हमसे लड़ाई हो गई तो हमारे अंदर धक धक होने लगा और थोड़ा सा सर में भारी हो गया और गर्म हो गया। तो ये जो सिम्टम्स हैं एंजाइटी के, जो लक्षण हैं सिम्टम्स, वो हैं मन का उलझना, धड़कन दिल में महसूस होना, सर भारी होना, चक्कर सा महसूस होना, मुंह सूख रहा, हाथ पैर में कपकपी होना, थोड़ा सा पसीना आ गया, मुंह कान लाल हो गए, जिसको फ्लशिंग बोला जाता है। तो दो मेजर सिम्टम्स, फिजिकल मैनिफेस्टेशन यानी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, प्लस आपके मूड चेंजेस की एंजाइटी वाले चेंजेस, और ऐसी फीलिंग ऑफ इल ईज, अनईज की लगता है कुछ बहुत बुरा हो जाएगा और अब लगता है कि इस 10 मिनट के बाद तो मैं बचूंगा ही नहीं और ये मेरे आखिरी 10 मिनट हैं। फिर जब वो एपिसोड ख़त्म हो जाता है तो आप फिर नॉर्मल उसमें आ जाते हैं। तो ये एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। और जैसे कि सारे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में जो क्राइटेरिया है कि ये सिम्टम्स इतने सीवियर होने चाहिए कि आपकी सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग गड़बड़ कर दे, मतलब आपका जो काम करने का तरीका है उसको अफेक्ट करें, आपका यूजुअल जो रिलैक्स होने का तरीका है उसको अफेक्ट करें, लोगों से मिलना जुलना उसमें गड़बड़ी पैदा कर दे, और आपका जो टाइम टेबल था उसको बिगाड़ दे। तो जब ये एंग्जाइटी के सिम्टम्स इतने ज़्यादा आने लगे तो इसको हम कहेंगे कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया। अब इसके भी बहुत सारे सब वेरिएशन है। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है जिसमें हर समय एंग्जाइटी रह रही है, बेचैनी लगी हुई है। पैनिक अटैक की मतलब हर कुछ देर बाद एक अटैक्स आया, बहुत सीवियर एंग्जाइटी हुई और उसके बाद वो अटैक ख़त्म हो गया। OCD भी इससे लिंक्ड माना जाता है कि बार बार हाथ धोना, बार बार पैर धोना, नहीं धो रहे हैं तो बहुत उलझन हो रही है, तो हमको उसमें लगे रह रहे हैं, दिन रात हमारा टाइम उसमें लगा जा रहा है, इनफैक्ट हमारी खाल ख़राब हो जा रही है, लेकिन फिर भी हमको सुकून नहीं मिल रहा कि हमारे हाथ साफ़ हो गए। नहीं डॉक्टर साहब, ये सवाल, क्योंकि हम बात जिस चैनल पे कर रहे हैं वो भी इस्लामिक चैनल है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, पाकीज़गी, वो पाकीज़ा होना एक अलग बात है, वो पाक कर रहे हैं, लेकिन एक फोबिया बन गया है उसको बना दे, तो ये भी क्या इसी से रिलेटेड? जी, इसको हम लोग ऑब्सेसिव थिंकिंग बोलते हैं या ऑब्सेशंस बोलते हैं, कंपल्शंस बोलते हैं कि भाई अगर आप नापाक हैं, आपने 2-3 बार हाथ धो लिया तो आपका हाथ साफ़ हो गया जी। अब अगर आपको 30 बार धोएं या 300 बार धोएं या 1000 बार हाथ धोना पड़ेगा तो ये तो डेफिनेटली डिसऑर्डर का निशानी है। तो OCD वाले मरीजों में यही होता है कि किसी चीज़ को करने के बाद उनको उसमें सुकून नहीं मिलता है, शक बना रहता है कि यार ये काम पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा और धोना चाहिए। धो रहे थे तो वो छींटें नीचे गई और छींटें नीचे हो सकता है उड़ के वापस आ गई हों, या कुत्ता एक 20 फीट दूर से निकला तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी गंदगी छू गई हो जी। तो नाली के बगल से निकले तो हो सकता है छींटें पड़ गई हों, या ऐसे बोल रहे थे तो हो सकता है किसी का थूक उड़ता हो आया हो मेरे मुंह में चला गया हो। तो इस तरह की फीलिंग्स जब आती हैं तो इसको हम लोग OCD बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स की। सफाई सुथराई से रिलेटेड
या कोई काम रिपीट बार बार करना, ताला चेक कर रहे हैं तो करते जा रहे हैं, इतना ताला चेक किया कि हमें जहाँ पहुँचना था वहाँ हम लेट हो गए, रात में रात में लेट गए, फिर उठ के सीट कहीं चेक कर रहे हैं, गैस की नॉब बार बार चेक कर रहे हैं, जेब में सामान है कि नहीं बार बार चेक कर रहे हैं। एक बार चेक करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये आप रिपीट कर रहे हैं और आपका जो इम्पोर्टेंट टाइम था वो उसमें लगा जा रहा है, 2 बार 10 बार 50 बार करते ही जा रहे हैं और उसके करे बिना आपको हो ही नहीं। बहुत से लोग जैसे फ्लोर्स पे लाइन बनी है, तो फर्श पे लाइन बनी है तो उस पर पैर आगे रखना है कि पीछे रखना है, यही नापातोली कर रहे हैं। बहुत से ऐसे मरीज आते हैं कि जिस रास्ते से हम आए हैं उसी रास्ते से वापस जाएंगे, नहीं गए तो हमको उलझन होगी। तो ये सारे बड़े कॉमन से सिम्टम हैं कि जिसको अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो मिस हो जाएगा। तो इसको हम लोग OCD वाला जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है उस कैटेगरी में डालते हैं। चलिए अब एंजाइटी पे वापस आते हैं। तो एंजाइटी की जो बात आपने बताई बहुत तफसील से उसके बारे में, तो अब उस लक्षण को तो आपने बता दिया, कैसे उससे बचा जा सकता है? एंजाइटी से देखिए बचने के लिए कि प्रिवेंशन अगर हम बोलना जी, चाहें, प्रिवेंशन, हाँ अगर हम बोलें प्रिवेंशन, क्योंकि ये बायोलॉजिकल इलनेस जैसे कि फिर हम आपको उसमें हार्ट या BP या शुगर वाले मरीज की बात की तरह से शुरू करते हैं। तो अगर उससे हमें बचना है तो हमें ऐसी चीज़ों को जो अपनी जनरल फिजिकल हेल्थ है वो आपको सही रखनी चाहिए। जो चीज़ें एग्जैक्टली प्रूवन हैं, जो चीज़ हार्ट के मरीज़ के लिए सही हैं, वही चीज़ एंजाइटी के मरीज़ के लिए भी जो प्रूवन है, जिसमें कि एक बैलेंस डाइट मतलब कि कैलोरीज अप्रोप्रिएट, जितना आपका कैलोरी का खर्चा है उतनी ही कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, मोटापा बहुत ज़्यादा नहीं है, दुबले बहुत ज़्यादा नहीं है, जनरल एरोबिक हेल्थ आपकी बेहतर है, आपकी एक फिटनेस लेवल एक मिनिमम थ्रेशोल्ड के ऊपर है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रेस्ट पूरा लेते हैं और ऐसी जगहों से थोड़ा सा दूर रहते हैं जो तनाव भरी हों, नशों से जो एडिक्शंस हैं उनसे अगर आप दूर रह रहे हैं, तो यही कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअली प्रूवन हैं। वरना आप डिटेल्स में जाइए तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी कि ओमेगा 3 पे एक सवाल आपसे ज़रूर करूँगा, ख़ासतौर से क्योंकि सामाजिक औरे में लोग रहते हैं और ख़वातीन के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा है मेरे ख़्याल से, कि वो इस तरह के नावल पढ़ना, इस तरह के सीरियल्स देखना कि जो डिप्रेस करते हो, तो ये सामाजिक उसमें कितना इस प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है? इसका माइनर रोल हम बोलेंगे कि जैसे आपने सीरियल की बात करी, एक्चुअली जो लोग उस थॉट प्रोसेस या जिनकी पर्सनैलिटी उस तरीके के लिए प्रीडिस्पोज्ड है, उसी तरीके के लोग इस तरह के सीरियल ज़्यादा देखते हैं। फिर अगर कोई लेडीज़ औरतें हैं जिनको आपने घर में बंद करके रखा हुआ है, सबको हो ज़रूरी नहीं कि खाना बनाना पसंद हो, कुछ लोगों को बाहर निकलना पसंद है, उनके लिए ये एडजस्टमेंट इशू बन जाएगा। तो उनको इस तरह की दिक्कत है कि हम चाह रहे थे, एक्चुअली हमारे मन में है कुछ और चीज़ करना, पर सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, समाज की प्रेशर की वजह से हमने उन पर बंदिशें डाल दी। तो उस बंदिश वो हमारी स्ट्रेस हो गई, उस स्ट्रेस से लड़ते 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 कोई एक वक्त आया जिस पे हम डिकम्पनसेट हो गए, तो हमारी ये क्राइसिस एंग्जाइटी वाली शुरू हो गई। ये चीज़ है। नाज़रीन, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी रहेगी, आप कहीं ना जाइए, आप देखते रहिए खदीजा टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मकदम है। मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी, और हमसे महव गुफ्तगू हैं डॉक्टर अलीम सिद्दीकी, जानी माने न्यूरो साइकेट्रिक्स। डॉक्टर साहब, अब हम बात हमने की एंजाइटी के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, इससे रिलेटेड क्या इसको और आगे बढ़ाकर कुछ और भी ऐसे सिम्टम्स हैं कि जो इस बीमारी को बढ़ा देते हों, या कुछ और रिलेटेड पॉइंट्स हों जो आप डिस्कस करना चाहोगे? बिल्कुल। अभी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकेट्री वो स्पेक्ट्रम में करी जाती है, मतलब एक दूसरे से मिलते हुए सिम्टम्स जो एक ही तरीके से ओरिजिनेट हो रहे हैं और उसका इलाज भी कुछ कुछ मिलता जुलता है। तो डिप्रेशन एंग्जाइटी में जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत अक्सर करके मिस हो जाती है, इनफैक्ट ये डॉक्टर्स भी मिस करते हैं, इसको हम लोग साइकोसोमेटिक सिम्टम, मतलब मनोशारीरिक समस्या। अगर आपने बहुत सारे मरीज़ आसपास देखे होंगे कि सर दर्द हो रहा है, बार बार हमने जांच कराई, CT स्कैन MRI EG नॉर्मल आ रहा है, पर सर दर्द नहीं जा रहा है, या सांस की दिक्कत है, सांस फूल रही है, अब सांस की सारी टेस्टिंग हमने करा डाली लेकिन उसकी सांस फूलनी बंद नहीं हो रही है, दवा देने से फ़ायदा नहीं हो रहा है। पेट के हम बहुत पुराने मरीज़ हैं, मरीज़ आके बताते हैं कि बहुत पुराने मरीज़ हैं सर, एंडोस्कोपी भी 5 बार कराई है, अल्ट्रासाउंड भी कराया है, परंतु पेट नहीं ठीक हो रहा है। ठीक, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि
साइकोसोमैटिक सिंड्रोम में ऐसे लक्षण आ रहे हैं, शारीरिक सिम्टम्स, बॉडीली सिम्टम्स, कोई बॉडी ऑर्गन डिस्टर्बेंस के हमें सिग्नल मिल रहे हैं कि पेट गड़बड़ है, या दिल भारी हो रहा है, या सर भारी है, या चक्कर आ रहा है, सांस फूलने लगी, अचानक से सफोकेशन जैसी फीलिंग हुई, फेंट होके बेहोश होके गिर जा रहे हैं। पर सारी की सारी जांचें नॉर्मल हैं, दोबारा कराई नॉर्मल हैं, और तिबारा कराई फिर भी नॉर्मल हैं। तो ये जो मरीज़ होते हैं, इसको साइकोसोमैटिक सिंड्रोम के अंदर, मनोशारीरिक, इसको हम आसान भाषा में ऐसे समझें कि ब्रेन हमारा सेंटर पॉइंट है जो हमारे पूरे बदन को कोऑर्डिनेट करता है कि हमारा हाथ पैर कैसे चलेगा, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन से स्टार्ट होती हैं। मसल्स जो हमारे बॉडी के हैं उसको इनेक्ट करते हैं, ठीक है। जो अलार्म सिस्टम है वो भी ब्रेन में, भाई अगर हार्ट अटैक पड़ता है तो वो सिग्नल ब्रेन को जाता है, फिर ब्रेन वो इंटरप्रेट करता है कि भाई आपको हार्ट अटैक पड़ने वाला है, तो आप उसका तकलीफ में पैदा होगी उसके। मनोशारीरिक साइकोसोमैटिक सिंड्रोम में ये जो तालमेल है ये गड़बड़ हो जाता है। जो अलार्म सिस्टम हमारी बॉडी के हैं वो फॉल्सली एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारे कमरे का फायर अलार्म बजा लेकिन आग नहीं लगी थी, वो बस अपने आप शॉर्ट सर्किट हुआ और बच गया। तो क्या हुआ, घंटी बजेगी और लोग फायर ब्रिगेड को फ़ोन जा कर रहे हैं, लेकिन आग नहीं लगी है। तो हमारे हार्ट अटैक नहीं हुआ है या हमारे दमे का अटैक नहीं हुआ है, बट हमारे अंदर वही सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो एस्थमा के अटैक से या हार्ट अटैक से या बेहोशी से या मिर्गी से मिलते जुलते लक्षण आ रहे हैं। तो ये ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन कुछ देर के लिए गड़बड़ा गया, उसके बाद वो रिकवर हो गया तो वो आदमी ठीक हो जा रहा है, क्योंकि इसका ओरिजिन ब्रेन में है। उसको हम भूल के हम केवल हार्ट की या पेट की जांच करा जा रहे हैं, एंडोस्कोपी पे एंडोस्कोपी कर रहे हैं। हमने ये नहीं देखा, सोचा कि ब्रेन से जो इम्पल्सेस आते हैं वो आंत की पेरिस्टालसिस मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं। बहुत उम्दा सवाल और बहुत ही जवाब भी उसका जो आपने दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये जवाब जो है बहुत सारे लोग इससे परेशान। बिल्कुल, इसको हम मरीजों को ऐसे समझाते हैं कि आपके घर का पंखा एसी खराब हो गया, आप उसमें उसको ठीक करे जा रहे हैं, आपने ये नहीं ध्यान दिया कि उसके पीछे एक स्विच होता है, उसको भी चेक कर लेते। तो जो स्विच है, जो बेसिक बैकग्राउंड में रेगुलेटरी मैकेनिज्म, उसको भूल के आप बार बार वो कर रहे हैं। डॉक्टर भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कई सारे फिजिशियंस फ्रेंड हमारे पूछते हैं कि मरीज को, यार तुम्हें कुछ है नहीं, तुम नाटक कर रहे हो या तुम सोच रहे हो। ये गलत तरीका है कहने का। मरीज़ के सोचने से ये डिसऑर्डर नहीं हो रहा है, ये उसके ब्रेन में चेंजेस हो रहे हैं। स्ट्रेस का एक तरीके का मैनिफेस्टेशन हो रहा है बॉडी के फॉर्म में। तो उस पर हम मरीज़ को डांट के या कहें कि तुम सोच रहे हो या नाटक कर रहे हो, क्यों? क्योंकि हमको तो जांच में कुछ दिख नहीं रहा है। देखो आपकी जांच तो सही है, तो आपको क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत ये है कि आप नहीं देख पा रहे हैं कि उसके बैकग्राउंड में दिक्कत है। जो ब्रेन से इम्पल्सेस ब्रेन को पढ़ना ही मेन, वो आपने देखा ही नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, और उस पर आप मरीज़ पे गर्म हो रहे हैं कि यार ये कैसा मरीज़ है, इस पर हमने सब दवा दे दी, ठीक भी नहीं हो रहा है, और उसके बाद भेजते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं है, तुम जाके साइकियाट्रिस्ट को दिखा दो। तो जब आप ये भाषा यूज़ करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं है, तो इसके मतलब आप इम्प्लिसिट इसमें ये बोल रहे हैं कि आप नाटक कर रहे हैं, आपको कुछ है नहीं, आप सिर्फ एक नौटंकी कर रहे हैं, आपको अटेंशन चाहिए। तो इस चीज़ को कृपया ना यूज़ करें, जो उसका पूरा वर्कअप पे करें। साइकियाट्री से थोड़ा सा आप अगर ट्रेंड हो जाएं, या जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं वो थोड़ा साइकियाट्री को अगर पढ़ लें, तो ये चीज़ में बहुत सारी उसको आराम मिलने वाला है। बहुत बहुत उम्दा डॉक्टर साहब। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि वो ट्रीटमेंट एक ऐसा पहलू है कि वो हर पेशेंट चाहता है कि हमें डॉक्टर साहब दवा बता दें, क्योंकि वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इस ट्रीटमेंट के पहलू को आप कैसे बताएंगे हमारे नाजरीन को? बिल्कुल, ट्रीटमेंट में जो मेडिकल एडहेरेंस या कंप्लायंस बोला जाता है, इसको जब स्टडी करिए तो बहुत सारे इसके पहलू हैं। पहली बात तो ये कि कोई भी नहीं चाहता है कि हम दवा खाएं और ठीक हों, हम बिना दवा के ठीक हो जाएं, ठीक है। इसीलिए आदमी झाड़ फूक के लिए जाता है, इसीलिए दुआ करता है बैठ के कि भाई ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, दवा ना खानी पड़े। दूसरा, हमारे समाज में मिथ्स बहुत फैली हैं कि दवाएं, स्पेशली जो साइकियाट्री की दवाएं हैं, उनके साथ क्या लोग बोलते हैं कि ये अगर आपने एक बार खानी शुरू कर दी तो कभी बंद नहीं हो सकती हैं। अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास गए तो वो आपको सुला के ही रखेंगे और आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आपके हार्ट, लिवर, किडनी ख़राब हो जाएगा। और ऐसा बताया जाता है कि डॉक्टर ना हो गया वो कोई जल्लाद हो गया कि आपको वो सज़ा देने जा रहा है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ही गलत हैं। साइकियाट्री का इलाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल थेरेपीज़ के इलाज में आता है। पुराने ज़माने में जब दवाएं नहीं थी तो बहुत सारे अजीब अजीब से नुस्खे थे या तरीके थे, लेकिन अभी जो मॉडर्न साइकियाट्री में जो ड्रग्स हैं वो बहुत ही सेफ़ हैं, पोटेंट हैं, इफ़ेक्टिव हैं, और ज़रूरी नहीं कि कॉस्टली हों। अगर इलाज
हम चाहें तो काफ़ी उसको सस्ता भी कर सकते हैं। कुछ मरीज़ों में हमें महंगा इलाज देना पड़ता है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी बहुत नहीं है। आपको मेन चीज़ ये समझनी है कि ये दवाएं मर्ज़ को ठीक नहीं करती हैं, ये दवाएं मर्ज़ को काबू करती हैं। जैसे बीपी की दवा बीपी को और शुगर की दवा शुगर को काबू करती है, वैसे ही साइकियाट्रिक जो दवाएं हैं वो साइकियाट्रिक बीमारियों को काबू करती हैं। तो इसमें हम उसको जब तक काबू करके रखते हैं जब तक हमें एक्सपेक्टेड एपिसोड लेंथ, हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ये मरीज़ में डिप्रेशन है या साइकोसिस है तो ये कितने दिन चलना है, इसकी फैमिली में कितनी दूर को रहा है, इसको और कोई बीमारियां हैं कि नहीं, उसके हिसाब से लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि हमें अब लक्षण गायब हो गए और हम ठीक हो गए। आप ठीक नहीं हुए हैं, वो सिम्टम्स कंट्रोल हो गए हैं, बीमारी अंदर मौजूद है, दबी हुई है, आप दवा हटा दीजिए, वो महीना 2 महीना 6 महीने में वापस आ जाती है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि बार बार जब उसको हम ये एपिसोड में जाते हैं तो एक्चुअली दवा ज़्यादा लगती है, दवा की एफिशिएंसी कम होने लगती है। तो आप ये समझिए कि साइकियाट्री की दवाएं अगर सही तरीके से दी जा रही हैं तो वो नशा बिल्कुल नहीं करेंगी, आपको लत नहीं लगाएंगी। उसके भी प्रोटोकॉल्स पैरामीटर्स मौजूद हैं। कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनकी आपको लत पड़ सकती है, लेकिन वो तब पड़ेगी जब आप अपनी मर्ज़ी से, मैंने 1 महीने के लिए लिखी और आप 6 महीने के लिए खा रहे हैं, मैंने 15 दिन के लिखी आप 4 महीने के बाद आ रहे हैं, तब उसमें दिक्कत आती है। तो वो चीज़ का एडिक्शन होने के लिए उसमें मरीज़ भी रिस्पॉन्सिबल है कि आपको अगर प्रॉपर आप फॉलोअप कर रहे हैं तो उसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉलोअप के लिए ज़रूर मैं चाहूँगा इस पे आप थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं कि फॉलोअप कितना ज़रूरी है। इसमें फॉलोअप बहुत ही ज़रूरी है, सिर्फ साइकियाट्री में नहीं, हर डॉक्टरी उसमें ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ 5 मिनट आपसे मिलता नहीं है। जब आप डॉक्टर से बात करते हैं तो वो ऊपर से नीचे आपको असेस कर लेता है। दवा के जो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, भाई हम इसको ये दवा दे रहे हैं तो हमको ये अंदाज़ा है कि अगर फलाना साइड इफ़ेक्ट आया तो हम उसको तुरंत हटाना है। वो हम करने में जब डॉक्टर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है तो बहुत समय नहीं लगता है। तो आपको चाहे महसूस हो रहा हो कि हम तो गए खाली 5 मिनट बातचीत करी, 10 मिनट बातचीत करी, चले आए, लेकिन उस बीच में आपका बहुत सारा असेसमेंट हुआ, आगे का प्लान तय हो जाता है। तो अगर आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो आप पहले से बता दीजिए कि इस बार हम नहीं आ पाएंगे, हम बाहर जा रहे हैं, 2 महीने 3 महीने बाद आएंगे, तो वो उसका भी प्लान आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ट्रीटमेंट से ड्रॉप आउट ना हो। एक्चुअल जो लोग ड्रॉप आउट होते हैं उनमें दोबारा से फिर दवा चलानी पड़ती है और ज़रूरत से ज़्यादा ही चल जाती है। तो दवाओं का बिल्कुल फॉलोअप प्रॉपर हो और जो दवाओं से समस्या हो रही है वो डॉक्टर को बताएं। एक बड़ी कॉमन सी समस्या जो मरीज़ लोग बताने से झिझकते हैं और फिर दवा छोड़ देते हैं, सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स की। बहुत सारी ऐसी दवाएं जिनके सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अब वो शर्म के मारे बताया नहीं, और जब वो आपकी परफॉर्मेंस में दिक्कत आई तो आपने, अब लक्षण तो ठीक हो ही गए हैं, दवा धीरे से हटा दी और फिर उसके बाद फिर रिलैप्स हो जाता है। तो जो भी चीज़ है खुल के डॉक्टर से डिस्कस करें। डॉक्टर आपका इस चीज़ के लिए ट्रेंड है कि वो जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसको मैनेज करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सिर्फ आपने डॉक्टर पे भरोसा करें, पूरी बात बताएं, आपका डॉक्टर इस चीज़ को अच्छे से फाइन ट्यून करके आपको एक फुल्ली फंक्शनल इंडिविजुअल बनने में हेल्प करेगा। बहुत ही मतलब मार्के वाली गुफ्तगू। लेकिन मैं चाहूँगा आखिर में इस पूरी गुफ्तगू का एक माहासल जिसे कीनोट बोलते हैं, वो कीनोट आपके मैसेज की शक्ल में हमारे तमाम नाजरीन को अगर मिल जाए तो बेहतर होगा। बिल्कुल। साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ मेडिसिन है। बहुत ही कॉमन परेशानियां हैं ये। साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स सोचने से या बुरी बुरी बातें करने से बहुत कम चांस है होने का। इसका जो कॉज है वो हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरोबायोलॉजी है, ब्रेन की फंक्शनिंग चेंज हो जाती है, उसकी वजह से बिहेवियर चेंज हो जाता है, जिसको हम एज अ साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स बाद में देखते हैं। समाज का इसमें अहम पहलू है, हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, सही बातें बता सकते हैं। सपोर्टिंग एटमॉस्फेयर सबके लिए ठीक है तो वो साइकियाट्रिक पेशेंट के लिए भी ठीक है। अगर आपको साइकियाट्रिक डिसऑर्डर से बचना है तो कुछ चीज़ों को एकदम गांठ बांध लें। नशे से बचना, अगर आप किसी भी एडिक्शन के ऊपर जा रहे हैं इंक्लूडिंग टोबैको, तो ये साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स को बढ़ाता है। प्रिवेंशन के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें कि एक फुल नींद का, हेल्दी नींद का पैरामीटर आप ऐसे रख सकते हो कि आप रात में सोए, अपने आप से नींद आ गई, फिर सुबह बिना अलार्म के उठे और उठे तो फ्रेश लग रहा है। तो ये इस तरीके की नींद, एक रिफ्रेशिंग स्लीप होनी चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए। कम से कम आधे से घंटे से लेके 50 मिनट तक आप एक्सरसाइज करें हफ्ते में 5 दिन। सिंपल वॉक से काम चल जाएगा। प्रॉपर बैलेंस डाइट लें। तो डाइट, एक्सरसाइज, रेस्ट, अवॉइडेंस ऑफ एडिक्शन, ये 4 चीज़ों का ध्यान रखें। साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के लक्षण को पहचानें,
बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको या अपने अंदर या दूसरे के अंदर हो तो तुरंत इस चीज़ को चेक कराएं। दवाओं से ना डरें, दवाओं से जो भी डर लग रहा है वो डॉक्टर से डिस्कस करें। दवा अगर आपको दी गई तो सुलाने की दवा नहीं होगी, लाइफ लॉन्ग दवा दी जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ मरीज़ों में दी जाती है, ज़्यादातर मरीज़ों में दवा बंद कर दी जाती है। तो ये हर मरीज़ का अलग सिस्टम है। दवाओं से नहीं डरना है। दवाओं के अलावा साइकोथेरेपी यानी जो CBT ये सेशंस होते हैं, ये ज़्यादातर मरीज़ों को हेल्प करते हैं। कहीं पर ये एड ऑन टू मेडिकेशन होते हैं, कहीं पर एज अ प्राइमरी इंडिकेशन दिया जाता है। तो इन जनरल अगर आपको साइकियाट्रिक कोई डिसऑर्डर है तो उसको सही से डायग्नोज कराएं। इनफैक्ट अगर आप जाके सारे प्रिस्क्रिप्शंस देखें, दूसरे जो पैथीज़ हैं, गैस्ट्रोफिजिशियन हो गए, न्यूरोफिजिशियन हो गए, न्यूरोसर्जन हो गए, तो सब जगह आपको साइकियाट्री की दवाएं ही लिखी जा रही हैं, क्योंकि वो साइकियाट्रिस्ट नहीं लिख रहा है इसलिए आप शायद डर नहीं रहे हो, क्योंकि स्टिग्मा साइकियाट्री के साथ अटैच है। तो इस स्टिग्मे को हटाएं, अवेयर हों, ब्रेन का डिसऑर्डर है, इसको सही से इलाज करिए, बढ़िया आउटकम मिलेगा आपको। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन आज की गुफ्तगू उम्मीद करते हैं तमाम उन नाजरीन के लिए भी बहुत अहम रोल अदा करेगी, और उम्मीद करते हैं नाजरीन आप अपने सोशल यानी सामाजिक औरे को भी इस तरह का बनाएं ताकि आप इन बीमारियों से दूर हो सकें। आप देख रहे थे आपका पसंदीदा प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी, और हमसे जो गुफ्तगू कर रहे थे अली जनाब इज़्ज़त माब डॉक्टर अलीम सिद्दीकी साहब, एक जाने माने न्यूरो साइकेट्रिस्ट। नाज़रीन, एक आपसे और गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद इस तरह के प्रोग्राम जो इन्फॉर्मेशन के लिए हुए होते हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि हम किसी और डॉक्टर के साथ किसी और मर्ज़ पर अगले एपिसोड में गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।